प्राइवेट कुछ नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अच्छा चलो सिंपल रिकॉर्ड करिए। तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, कितने, ए बी सी, है ना, और इनको क्या करना है, इनको आपको अरेंज करना है, सामने डिस्प्ले करना है, समझे। तो डिस्प्ले करोगे अगर आप, तो आप लोगों ने बताया कि यहाँ पे अगर 3 में से मुझे 2 वर्ड्स लेने हैं, है ना, तो 3 में से 2 वर्ड्स को लेते हुए वी कैन मेक टोटल हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, 6 अरेंजमेंट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है प्रॉपर, इन वर्ड्स को मैं सामने क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन। अब मुझे किसी ने बोला, पता है क्या बोला मुझसे, किसी ने बोला कि यार ऐसा है, इसमें से 2 वर्ड्स को उठा के बैग में डाल लो आप, ठीक है, आपको डिस्प्ले नहीं करना है, तो क्या होगा बताओ। नाउ थिंक हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, सोचो आप। अभी किसी ने बोला कि 3 वर्ड्स एबीसी हैं, है ना, उनको डिस्प्ले करके दिखाओ, 2-2 वर्ड्स को, है ना, तो मैं 2-2 वर्ड्स को डिस्प्ले करूंगा, ए बी फिर बी ए फिर बी सी, तो यहाँ टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब किसी ने बोला ना यार इनमें से आपको इन तीनों में से कोई 2 वर्ड्स उठा के यू हैव टू पुट इन बैग, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। इज ऑर्डर इंपॉर्टेंट इन द बैग, यू हैव टू पुट देम इन अ बैग, और बैग में रखने का मतलब है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, 3 बनेंगे। भाई सब बच्चों समझ आ रहा है, मुझे ए और बी को उठा लिया मैंने, आई कैन लिफ्ट बी एंड ए, पहले बी को, एक ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मुझे ए बी उठा के बैग में रखने हैं, ठीक है, या मैं बी सी को उठा के बैग में डाल दूंगा, या मैं सी को उठा के बैग में डाल दूंगा। तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, मुझे बैग में उठा के रखना है, और बैग में रखने के लिए मतलब चाहे तो मैं ए को पहले उठा लूं, चाहे तो मैं बी को पहले उठा लूं, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ मुझे डिस्प्ले करना था, मुझे दिखाना था कि यार इनको ऐसे अरेंज करके दिखाओ, तो यहाँ पे ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए बी एंड बी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। लेकिन अगर मुझे उठा के इसको बैग में रखना है, तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि मैं ए को उठाता हूँ पहले या बी को, मुझे ए बी को उठाना है। क्या सारे बच्चों समझ आ रहा है? तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, बोलिए। Only 3 possibilities are there, A, B, B, C and C, A. This is called combination. क्या भी सारे बच्चों समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये समझना है कि we don't have to display, we don't have to arrange them, we simply have to put them in a bag, है ना? इनको बोलते हैं combination. I don't clear है, गौरी क्लियर है आपको कि combination और permutation में डिफरेंस क्या है ना, कि परम्यूटेशन में हमें चीजों को उठा के सामने अरेंज करना होता है, ऐसे वी हैव टू अरेंज देम। तो अरेंज करने में ए बी एंड बी आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी को उठा के किसी बॉक्स में रखना है, सिर्फ आई हैव टू, मतलब मुझे सिर्फ उन्हें पिक करना है, आई डोंट हैव टू डिस्प्ले देम। इन दैट केस ए बी एंड बी आर सेम थिंग्स, बी सी एंड सी बी आर सेम थिंग्स, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, समझे। तो अगर आपको पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ना कि परम्यूटेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर, है ना, ए बी एंड बी आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अब देखो भाई, लिखिए आप, if n things are selected, selected मतलब अरेंज और सेलेक्टेड में अलग मतलब होता है, डिफरेंस हो गया। अरेंज करने मतलब तो वो था क्या, इनको डिस्प्ले करना, एक लाइन से लिखना, किसी उसमें सीरीज में लिखना, ठीक है। अभी आई हैव टू ओनली क्या, कलेक्ट देम, मुझे पिक करना है, ठीक है। इफ आउट ऑफ n things, if out of n things are things are collected, then total number of selections जो बनते हैं is equal to NCR। जैसे वहां पे NPR होता था, यहाँ पे क्या होता है, NCR होता है। और NCR का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल n by
फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें क्या पिक करनी है, माइक में स्टैटिक आ रही। अच्छा हाँ भाई बताते रहते हैं, बच्चे बताते नहीं है। कॉम्बिनेशन में किसी भी ऑर्डर में रख सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई सीन ही नहीं होता है। मतलब हमें एक बॉक्स के अंदर चीजें रखनी है, बॉक्स के अंदर कैसे रखी है इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे समझो आप। और क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। और अरेंज करने में जो आप सामने, मतलब सामने है डिस्प्ले ऐसे आता है कि अरेंजमेंट में चीजों को डिस्प्ले करना पड़ता है। और डिस्प्ले करने में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जो रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है ना, लेकिन अगर हमें किसी चीज को बैग में रखना है तो बैग में रखना है, अगर जस्ट में सिलेक्ट करना है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सी मतलब कॉम्बिनेशन, पी मतलब परम्यूटेशन। देखो ये फॉर्मूला किसका है बताओ, ये फॉर्मूला किसका है? तो परम्यूटेशन का हो गया, ठीक है। तो सोचो इसको फैक्टोरियल आर से डिवाइड क्यों किया बताओ। देखो फैक्टोरियल आर से डिवाइड पता क्यों हुआ ये? जैसे भी हमने देखा था कि जैसे ए बी, बी सी और सी ए हो गया है ना, और ये बी सी हो गया तो ये ए बी हो गया, बी सी सी ए, ये बी ए सी बी और सॉरी ए सी, ये होता है ना। तो इसके परम्यूटेशंस कितने मैंने बताइए, 6, और कॉम्बिनेशंस कितने मैंने, तो हमने किससे डिवाइड किया इसको बताओ। इसको हमने 6 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना देगा, 3 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड पता क्यों किया है? 2 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये सब अपने आप में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। जो दो वर्ड्स होते हैं, सबको समझ में आ रही बात? भाई कोई मुझसे पूछ सकता था कि सर ये आपने फैक्टोरियल आर से डिवाइड क्यों किया। आप देखो अगर ध्यान से, ये फॉर्मूला किसका है बताओ, ये तो परम्यूटेशन का है ना। जब हमारे ऑर्डर क्या था, इंपॉर्टेंट था। अब हमारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हो क्या रहा है कि अगर मैं दो चीजों को उठा रहा हूं है ना, तो ये दो चीजें अपने आप में दो तरीके से क्या हो सकती है, अरेंज हो सकती है। ये भी कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, दो तरीके से। ये भी कितने तरीके से, दो। लेकिन अब ये सब किससे अरेंज हो रही है, सिर्फ एक तरीके से। अरेंज का मतलब अगर मैं ए बी या बी ए को उठा लूं तो दैट इज काउंटेड एज क्या, 1। मैं बी सी या सी बी को उठा लूं तो दैट इज काउंटेड एज 1। किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे बताओ। अरे ए बी बी ए जो है, जिनके आपस में दो अरेंजमेंट बन रहे थे, उनके कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, उसको तो 1 ही काउंट करेंगे ना। चाहे तो आप ए बी को उठाओ या बी को उठाओ, दैट इज काउंटेड एज क्या, 1। इसका मतलब ये अपने आप में दो तरीके से हो सकता है, ये भी दो तरीके से, ये भी दो तरीके से। इसलिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन दो को मैं क्या मान रहा हूं, इन दो को मैं एक मान रहा हूं। समझ गए? तो जैसे मैं मान लो यहाँ पे ए बी सी डी होता, सोचो आप, कहता है इसमें से आपको 3 उठाने, तो क्या होता बताओ, क्या क्या उठा सकते थे, एबीसी उठा सकते थे, और बी सी डी उठा सकते थे, और सी सी डी ए उठा सकते थे। और क्या बात, एक और बनेगी, डी ए बी, ये पॉसिबिलिटी बनेगी ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन। मतलब मैंने 3 एबीसी डी में से ये 3 उठा के बैग में डाल दिए, 3 बैग में डाल दिए। अगर इसके अरेंजमेंट बनते तो क्या? अब देखो आप ध्यान सुनो, अगर मैं इसी को अरेंज करने लगूं तो ये कितने तरीके से अरेंज होगा बताओ। ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, नहीं भाई 3 प्लेसेस है, क्या अरेंजमेंट बनेंगे इसके, तो एबीसी बीसीए है ना, और सीएबी, और सीबीए, और एसीबी,
और PAC। समझ आ रहा है आपको बात? तो ये बताओ, जब आप परम्यूटेशन से जब आप कॉम्बिनेशन से, सारे बच्चे ध्यान से देखें कि जब आप कॉम्बिनेशन से परम्यूटेशन पे जा रहे हो तो क्या करना पड़ रहा है आपको? फैक्टोरियल 3 से क्या करना पड़ रहा है? मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी कितने तरह से अरेंज होगा बताओ? यार ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज होगा, और ये कितने से अरेंज होगा बताओ? ये भी फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे परम्यूटेशन पता हो और उसको मैं फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे यार। क्या सभी बात समझ आ रही है कि ये अपने आप में फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और ये भी अपने आप में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? फैक्टोरियल 3। लेकिन मैं इन सारे 6 को क्या मान रहा हूं? मैं सिर्फ 1 मान रहा हूं, क्योंकि मेरे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? इसलिए हमारा जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो रहा था उसको हम फैक्टोरियल R से डिवाइड करना है। मैं आपको समझा रहा हूं कि ये सारी 6 चीजें क्या हो गई? 1। समझ गए? ये सारी 6 चीजें जो होंगी वो क्या बन जाएगी? 1। तो इसका मतलब जितने हमारे परम्यूटेशंस बनेंगे उन सारे परम्यूटेशंस को वी हैव टू डिवाइड बाय क्या? 6। क्योंकि इन 6 को मैं 1 मान रहा हूं, इन 6 को मैं 1 मान रहा हूं, इसलिए हमारे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में यहाँ पे फैक्टर आ रहा है। आई नो क्लियर हो गया? आदित्य क्लियर है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन? तो आई गेस आप सभी को इनमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि परम्यूटेशन वाले क्वेश्चन मोस्टली कहां बनते थे पता है? जब मैं किन्हीं लेटर्स को अरेंज करना होता था। आप मोस्टली क्वेश्चन देखो उसमें क्या होता था, कोई ABCD वर्ड होता था और उन वर्ड्स को हमें क्या करना होता था? लेफ्ट राइट उनको अरेंज कर, या फ्लैग्स होते थे कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स बनाने, ये नंबर्स होते थे 1 2 3 4, पूछता था कि इनके कितने नंबर बन सकते हैं। तो आप नंबर बनाओगे तो ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर विल बी इंपॉर्टेंट। जब मेरे पास 3 1 2 है तो आई कैन मेक 1 2 3, आई कैन मेक 3 2 1, कुछ भी बना सकते हो। तो जहां पे वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है ना, या जहां पे क्या होता है लेटर्स को अरेंज करते हैं, वो क्वेश्चन मोस्टली किसके बनते हैं? परम्यूटेशन के, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे कलेक्शन होगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा और आपसे बोलेगा कि इसमें से हमको उठा के एक टीम बनानी है, कुछ बच्चों कुछ लोगों की कमेटी बनानी है, ऐसे क्वेश्चन होंगे। जो आप टीम उठाओगे तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मैं आप लोगों को बता रहा था। समझे? कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उसमें से 11 बच्चों को उठाना है, तो ये प्रॉब्लम किसकी हो गई? दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कॉम्बिनेशन, वी हैव टू सिंपली पिक देम। और 40 बच्चों में से मुझे 11 को उठा के लाइन से खड़ा करना है, तो ऑर्डर कैन बी इंटरचेंज, तो वो प्रॉब्लम हमारी किसकी हो जाएगी? दैट विल बी परम्यूटेशन। समझे? तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि कहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, कहां पे नहीं। समझे? तो चलो भैया आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस of football team, find total number of selections of football team from a class of 20 students। तो 20 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें तो कितने उठानी है? टीम में कितने बच्चे होते हैं? 11, है ना? तो क्या बनेगा बताइए? 20C11। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और इनटू फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 9 इनटू फैक्टोरियल 11, ये आंसर हो गया। समझ गया? बस ये छोड़ दो, इसको सॉल्व कहाँ करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अब अगर इसी क्वेश्चन में बोलता देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन का बनेगा तो क्या बनेगा? अब कुछ को चेंज करते हैं। ठीक है, लिखिए आप। व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
what will be total number of arrangements, what will be total number of arrangements of 11 players, what will be total number of arrangements of 11 players selected from a class of 20 students, selected from a class of 20 students। तो इस समय में क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि कितने बच्चे टोटल 20 में से मुझे कितने उठाने हैं 20 में से मुझे 11 स्टूडेंट्स को उठाना है, फिर उनको क्या करना है, उनको एक लाइन में खड़ा करके मुझे उनको अरेंज करना है, समझे, ऐसे ऐसे। तो अब क्या आंसर बनेगा बताओ, क्या आएगा 20p11, क्या बनेगा ये फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल क्या 20 माइनस 11, आंसर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 9। ये हमारे अरेंजमेंट्स हो गए, और अरेंजमेंट्स हमेशा कॉम्बिनेशन से ज्यादा होते हैं, क्यों, जो हमारे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शन। क्यों भाई, क्योंकि यहां पे ऑर्डर भी तो आ जाता है, समझ रहे हैं आप लोग, कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि अरेंजमेंट में हमें चीजों को अपने आप में भी अरेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। देखिए अब आपकी क्लास में एक क्वेश्चन और देखिए, 20 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, ठीक है, और मुझे 5 गर्ल्स और 5 बॉयज की डिबेट करानी है आपस में, ठीक है, दिस इज टीम ए। इन टीम ए there can be 5 girls, and in team B how many girls, how many boys, 5 boys। इनको आपस में क्या करना है, they have to debate। लिखिए आप, a team of 5 girls and 5 boys, a team of 5 girls and 5 boys is selected, नहीं दो टीम से अलग हो ना, are selected from a class of 20 girls and 10 boys, from a class of 20 girls and 10 boys। How many different teams can be formed? How many different teams can be formed? तो इस बार कितने वर्क है मेरे पास, एक या दो, 2 वर्क्स है ना, तो 2 वर्क्स में समझते हो क्या करना होता है, कि हमें पहला वर्क परफॉर्म करना होता है, फिर हमें दूसरा परफॉर्म करना होता है, दोनों को आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। तो देखो भाई, अब आप लोग बताओ आंसर क्या होगा, गर्ल्स को कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, ये बोलो, कितनी गर्ल्स है, 20 गर्ल्स है, सिलेक्ट कितनी करनी है, 5। तो मुझे सिलेक्ट करना ना, अरेंज तो नहीं करना ना, उठा के एक जगह मुझे एक जगह बिठाना है ना उनको, तो हाउ मेनी वेज, 20C5, ये मेरा पहला वर्क परफॉर्म हो गया, ठीक है। फिर आप बोलिए कितने बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं, तो 10C5 बिल्कुल, एंड सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड वी आर डन, ठीक है गौरी बेटा। अर्नो क्लियर है आपको पॉइंट, सिंथिया आपको पॉइंट क्लियर है,
आदित्य क्लियर है पॉइंट? चलो अगर मुझसे, अब देखो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का कैसे बनता सुनो सारे बच्चे। जैसे मुझसे कहता कि मुझे 20 गर्ल्स से, सारे बच्चे सुनिए ध्यान से, 20 गर्ल्स में से मुझे 5 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है, फिर उनको चेयर पे बैठाना है सामने, है ना। वी हैव टोटल 5 चेयर्स। देखिए भाई यहाँ पे वी हैव 3 4 5 चेयर्स, और यहाँ बॉयज पे चेयर्स लगी गई थी 1 2 3 4 एंड 5 चेयर्स। ठीक है, तो कहता आप बताओ कितनी तरह से हम इनको बैठा सकते हैं, समझे। तो चेयर पे बैठाने का मतलब क्या हो गया भाई, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक टीम बना के किसी को खड़ा करना है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, किसी को बिठाना है चेयर, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। तो ये बताओ 20 गर्ल्स से 5 गर्ल्स को अगर मुझे चेयर पे बिठाना है तो क्या बनेगा, कितनी पॉसिबिलिटी मिलेगी? 20p5। मतलब एक तो मेरे को सिर्फ सिलेक्ट करना है तो 20c5 हो गया। सिलेक्शन बाद मेरे को चेयर पे बिठाना भी है, क्योंकि 5 चेयर को बिठाओ तो 20p5। ठीक है, फिर 10 बॉयज को हमको 5 को चेयर पे बिठाना है, तो आप क्या आंसर बताओ? समझ गया? तो ये वाला फाउंडेशन हो गया कि जब हमको इसको अरेंज भी करना है, इनको अरेंज करना है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है अनुष्का, बिल्कुल सही। तो 20p5 इंटू 10p5, समझ गए। और सिर्फ सिलेक्ट करना है तो 20c5 इंटू 10c5। ठीक है, तो अभी इससे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बट इन क्वेश्चन से पहले हमें एनसीआर की प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। तो लिखिए आप, इसको नोट कर लो ऐसे आप। ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, फाइंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइंड total number of arrangements of sitting of 5 girls and 5 boys from a classroom of वही क्वेश्चन है ना पिछले वाला, उसी में लिखवा देता हूँ। फ्रॉम ए क्लासरूम ऑफ 20 गर्ल्स एंड 10 बॉयज in a debate team ऐसे फिगर भी डालना। ठीक है, किसकी चेयर हो गई, 5 बॉयज चेयर, और कितनी हो गई 5 गर्ल्स चेयर। ठीक है, इसके आगे कितना लिखना, 20p5, सॉरी 5 बॉयज की चेयर हो गई, इसमें 10p5, 5 गर्ल्स चेयर हो गई 20p5। टोटल क्या आएगा हमारा 10p5 इंटू 20p5, ऐसा लिख लेना, आपको याद रहेगा बात में। तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, समझ के रहना है ना, कि कौन सा क्वेश्चन अरेंजमेंट का बनेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन का। तो अरेंजमेंट में 3 तरह के क्वेश्चन हो गए, समझ ना, कौन से तो वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिर लेटर्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिर चेयर वाले क्वेश्चन हो गए, समझ गया, फिर टीम वाले क्वेश्चन हो गए। अब लिखिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। देखो भाई प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर, ठीक है। तो एनसीआर क्या होता है ये, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल, ये तो होता है, ठीक है। अच्छा बताइए एनसी एन माइनस आर कितना होगा,
क्यों भाई? भैया बोलोगे मैंने आर की जगह मैंने स्टार्ट एन अपॉन और यहाँ पे फैक्टोरियल माइनस आर, ये तो बनेगा। तो कितना बन गया फैक्टोरियल एन अपॉन ये कितना है नीचे, तो फैक्टोरियल आर आ गया ना, ये एन माइनस है ना, और कितना आ गया, क्या मतलब दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? इसका अंदर में प्रॉपर्टी मिल गई, जो एनसीआर होता है और जो एनसी एन माइनस आर होता है दे आर सेम। लिखो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा हो 12C3 है ना, किसके इक्वल भाई 12C 12 माइनस 3 है ना, किसके इक्वल हो गया, दिस इज इक्वल टू 12C9, समझ गए? कहीं पे लिखा है 10C2 तो किसके इक्वल हो जाएगा ये 10C 10 माइनस 2 कितना 10C8 फॉर एग्जांपल लिखा है ना। कहीं पे लिखा हो 5C1 दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 5C4। अच्छा हाँ, मेरी कार खड़ी होगी, वो एक्चुअली वो कार मैं आगे ला दी मैं रात में आया मुझे। अरे ये समझ में आ गया आप लोगों को? चलो एक क्वेश्चन बता रहा मुझे, चलो भाई इसी प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे आंसर देना। फाइंड वैल्यू ऑफ एन, NC7 is equal to NC4। देखो देखो 7 और 4 तो इक्वल हो नहीं सकते, है ना? देखो ऊपर तो एन सेम है, नीचे तो इक्वल हो नहीं सकते। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको क्या सकते हो बताओ, यू कैन राइट एनसी एंड लिख सकते हो, समझे? अब क्या होगा, अब आप इसमें क्वेट मारो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो NC7 NC4 इक्वल है ना, तो अब इनको इक्वल होने के लिए ऊपर का टर्म सेम होना चाहिए और नीचे का टर्म भी सेम होना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है
दूसरा हमने ये भी तो पढ़ रखा है कि नीचे के टर्म डिफरेंट भी हो सकते हैं। कैसे? हमें ये भी तो पता है जो एनसीआर होता है वो कितना होता है, एनसीआर माइनस आर होता है, समझे? तो अगर इन दो को सेम होना है तो ठीक है, एन और एन सेम हो गए। अब 7 4 तो इक्वल नहीं हो सकते ना, तो हमें ऑल्टरनेट सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि हम NC7 को क्या लिख सकते हैं, NC7 को लिख सकते हैं NCn माइनस 7। अब इनको इक्वेट मार दो तो n इज इक्वल टू 11। अब देखो, आप इधर देखो, क्या इधर देखो, क्या 11C7 और 11C4 इक्वल है? नहीं है। जो 11C7 आएगा 11C4 का इक्वल तो, क्योंकि हम 11C7 को क्या लिख सकते हैं, 11C 11 माइनस 7, समझे? तो ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेगा पक्का, ठीक है? ये है प्रॉपर्टी 2। हाँ, क्या शिफ्ट कर देना उसका, लिखिए प्रॉपर्टी 2। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको डराइव करवाई थी किसमें, पिछले चैप्टर में परम्यूटेशन में मैंने प्रॉपर्टी डराइव करवा रखी है, आप जाके देखना ये क्वेश्चन था, है ना? चलो एक बार फिर डराइव कर लो। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस, ये प्रॉपर्टी हो गई। इसको ड्राइव मारिए। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। चलो इसको ड्राइव कर सकते हो क्या? मैं 2 स्टेप लिख देता हूँ, लेट मी राइट 2 स्टेप्स। देखते रहिए, पहले आप इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 1 लिख सकते हैं। इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन r माइनस 1 और कितना, देखते रहो, पहले बाद में लिख सकते हैं ऐसे। एनसीआर का फॉर्म लगा दिया, वहां पर इसका फॉर्म लगा दिया एनसीआर में, है ना? तो फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस, ये आगे नहीं आ गया? कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें से, बोलो। हाँ, अच्छा, फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं, क्या होती है बताओ? 1 अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल माइनस r प्लस 1 अपॉन कितना बचेगा, फैक्टोरियल r माइनस 1 और कितना, n माइनस r प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो पहले अब इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें, कुछ और कॉमन आ सकता है एलिजा? अभी यहाँ पे कुछ और कॉमन आ सकता है? अभी मैं फैक्टोरियल r को क्या लिख सकता हूँ, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस, प्रॉपर्टी याद आ गई आपको? नहीं आ रही प्रॉपर्टी? जो फैक्टोरियल n होता है वो कितना होता है ना? ये भूल गए प्रॉपर्टी। फैक्टोरियल 6 कितना होता है बताओ? 6 इंटू 54321, 5431 को कह सकता हूँ मैं, समझ गए? ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है परम्यूटेशन में, बट डिफरेंट तरीके से था, ठीक है? इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n। क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसको r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैक्टोरियल r माइनस 1 तो कुछ कॉमन और समझ गए? मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन r फैक्टोरियल r माइनस 1 एंड फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 अपॉन, अभी सोचो इसके बारे में, किसके बारे में, n माइनस r प्लस 1 के बारे में सोचो। इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
अगर इसमें भी मैं यही प्रॉपर्टी लगा दूं, सेम प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा बताओ आप? क्या करिए, अगर ये प्रॉपर्टी सेम यहां लगा दे तो कितना आएगा? इस पूरे में ये प्रॉपर्टी लगा दो, क्या बनेगा बताओ? तो 1 से 1 कटेगा तो क्या बचेगा? अरे फैक्टोरियल माइनस आर बचेगा ना। एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल माइनस आर। क्या देखो तुम क्यों ऐसा कर रहे हैं? कॉमन आ जाएगा, कौन कॉमन आ जाएगा? ये भी कॉमन आ जाएगा, कौन? फैक्टोरियल माइनस आर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये? इसकी बन जाएगा एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल माइनस आर। गौरी बात समझ में आ रही है? सिंथिया क्लियर है? पॉइंट आदित्य क्लियर है? कन्या क्लियर है? ये प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, और ये स्कूल में पूछा थी डेरिवेशन। अब कॉमन ले लो, कैसे कॉमन आ सकता है बताओ? कॉमन लेते हैं यहाँ पे, और क्या क्या कॉमन आ गया भाई? फैक्टोरियल एन था, और क्या गया यहाँ पे? फैक्टोरियल आर माइनस 1 भी बाहर आ गया, और फैक्टोरियल एन माइनस आर भी बाहर आ गया। ऊपर क्या बचा यहाँ पे? 1/r प्लस 1/n माइनस आर प्लस 1 लिखिए, देखिए। लिख लिया यहाँ तक? चलो एलसीएम लेके सॉल्व करो, देखो क्या रहा है। नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करिए, तो ये क्या रहा है? इसको तो ऐसे छोड़ दिया। एलसीएम में कितना आएगा? एन माइनस आर प्लस होगा, ऊपर कितना आएगा? एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर। आगे भाई, कितना है अपॉन? देखो पहले यहाँ तक, अब इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताओ? कौन बच्चा मुझे बताएगा इसको क्या लिख सकते हैं? बताओ, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे मुझे जानते हो कि जो n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, देखते हो पहले, बिल्कुल सही सिंथिया। सिंथिया तुम्हारा डाउट भी है बेटा, ठीक है। आज मैं थोड़ा पढ़ाने के मूड में था, मैं जो 2-3 डाउट्स है, कल मैं पक्का डाउट्स दूंगा सबसे पहले क्लास, ठीक है। सारे डाउट्स मुझे याद है आप लोगों के। अच्छा भी बताओ, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? क्लियर हो जाएगा? फैक्टोरियल हो जाएगा।
अरे वही तो प्रॉपर्टी चल रही है, कौन सी? कि जो हमारा फैक्टोरियल n होता है वो कितना होता है, कितना होता है भाई, n इंटू फैक्टोरियल माइनस, ये तो प्रॉपर्टी है। लिख सकते हैं इसको। अच्छा अभी बताओ, n माइनस आर प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर को कैसे, फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस वन को पहले ही सेम प्रॉपर्टी लगा दिया ना, सब सेम प्रॉपर्टी से लिखे। वन कमी तो होता है बस। ये n हो गया पूरा, और ये कितना हो गया पूरा, n माइनस वन हो गया, तो क्या होता है n इंटू फैक्टोरियल माइनस वन कितना होता है, फैक्टोरियल होता है ना। ठीक है, तो फाइनली क्या बचा बताइए, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद बताइए आप क्या देगा, ऊपर क्या बन गया, क्यों भाई, ऊपर आ गया फैक्टोरियल n प्लस आ गया, नीचे कितना आ गया फैक्टोरियल r आ गया, और कितना आ गया फैक्टोरियल n प्लस माइनस r, है ना, क्लियर है। ये तो वैल्यू आ गई ना, r इंटू फैक्टोरियल माइनस वन को क्या लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया फैक्टोरियल लिख दिया, इसको मैंने क्या लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन लिख दिया, ये वैल्यू आ गई। इसको ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है n प्लस वन सी आर, देखिए ध्यान से देखिए आप, दिस इज n प्लस वन सी आर, देखो n प्लस वन सी आर कितना होगा बताओ, नहीं लिखा हुआ है, देखो जो सबसे लास्ट में स्टेप आया हमारा, उसको ध्यान से देखिए आप, क्या वो n प्लस वन सी आर है नहीं है, है ना वैल्यू, अरे n प्लस वन सी आर को एक्सपेंड करो क्या आएगा बताओ, वही तो लिखा हुआ है उनका क्या है, नहीं याद आती है, ये तो पता भी होनी चाहिए आपको ना डेरिवेशन। बताओ कितना होगा इस प्रॉपर्टी से वैल्यू को, बताओ ये वैल्यू कितनी आएगी, ये प्रॉपर्टी लगाओ जो भी आपको फोन कराई है, ये प्रॉपर्टी लगा के बताओ कितना है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है अपने बताओ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस आर इज हाउ मच